बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड, आज हमारे लेक्चर का मौजू है सेक्शन 12 टू सीपीसी। जो मेन मौजू है सेक्शन 11 के बारे में हम पढ़े, सेक्शन 12 के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 को भी देखेंगे, और लेकिन हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 होगा। कि इसमें हम देखेंगे कि कौन एप्लीकेशन जो है 12 रूल 2 की कौन दाखिल कर सकता है, कहाँ दाखिल कर सकता है, कब दाखिल कर सकता है और किन पॉइंट्स पर दाखिल कर सकता है। इसके बारे में हम आज मुकम्मल हमारा टॉपिक सेक्शन 12 रूल 2 होगा। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सके। जो सेक्शन 12 है उसका रूल 1 जो है वो बार लगाता है टू फर्दर सूट। अदालत पर पाबंदी लगाता है, सिविल अदालत पर, कि वो से कोई भी केस सूट एडमिट नहीं कर सकती। कौन से सूट एडमिट नहीं कर सकती? वो सूट जो सीपीसी ने एडमिट करने से मना किया है, वो सूट सेक्शन 12(1) के तहत सिविल अदालत एडमिट नहीं कर सकती। कौन से ऐसे सूट होते हैं? वैसे सेक्शन 12 रूल 1 कहता क्या है? सेक्शन 12 रूल 1 कहता है बार टू फर्दर सूट where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the code applies। यानी प्लेंटिफ कोई भी फर्दर सूट दाखिल नहीं कर सकता ऐसे सूट जिस पर सीपीसी ने, कोर्ट्स ने, रूल्स ने मना किया हो दाखिल करने से, वो सूट दाखिल नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो सेक्शन 12 रूल 1 जो है वो एक्सटेंशन है सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 जो है वो बार करता है सिविल कोर्ट को कि ऐसा सूट जो पहले डिसाइड हो चुका है वो उसी काज ऑफ एक्शन पर उन्हीं पार्टीज के दरमियान वो केस दोबारा दाखिल, वो सूट दोबारा दाखिल नहीं हो सकता। और सेक्शन 12(1) जो है वो भी सेक्शन 11 की एक्सटेंशन है, लेकिन सेक्शन 12(1) जो है वाइड है। सेक्शन 11 में सिर्फ मखसूस के सूट नहीं दाखिल हो सकते, लेकिन सेक्शन 12 कहता है ऐसे तमाम सूट जिनको पाबंदी लगाई है सीपीसी ने दाखिल करने पर, वो सूट दाखिल नहीं हो सकते। सीपीसी ने कब कब पाबंदी लगाई है? जैसे सीपीसी ने ऑर्डर 2 रूल 2 में पाबंदी लगाई है, ऑर्डर 9 रूल 9 में पाबंदी लगाई है फ्रेश सूट पर, ऑर्डर 22 रूल 9 में पाबंदी लगाई है फ्रेश सूट पर, ऑर्डर 23 रूल 1 में पाबंदी लगाई है फ्रेश सूट पर। वो अलग से हम इस पर लेक्चर अपलोड करेंगे कि किन किन सूटों पर सीपीसी ने कब कब पाबंदी लगाई है। तो सेक्शन 12(1) बार करता है कोई भी फ्रेश सूट दाखिल करने से, लेकिन आज हमारा जो मौजू है, टॉपिक है, वो है सेक्शन 12(2)। हम उसकी तरफ आते हैं कि सेक्शन 12(2) है क्या। सेक्शन 12(2) कहता है कि प्लेंटिफ कहता क्या है, ये मैं आपको पहले पढ़कर सुना दूं ताकि आपको आसानी हो सके। 12(2) कहता है वेयर अ पर्सन challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit। अब सबसे पहला जो हमारे पास मसला आया वो ये आया कि कौन एप्लीकेशन 12 रूल 2 की दाखिल कर सकता है। तो एप्लीकेशन 12 रूल 2 में जो
लैंग्वेज है इस रूल की, वो कहता है एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन। देखिए अगर हम सीपीसी पढ़ें तो बहुत से रूल्स जो है वो पाबंदी लगा देते हैं पार्टीज ऑफ द सूट पर, कि पार्टीज ऑफ द सूट जो है वो ये एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है, ये दाखिल कर सकती है, ये दाखिल कर सकती है। लेकिन सेक्शन 12 रूल 2 ने एनी पर्सन कहा है, कोई भी पर्सन जो अफेक्ट हुआ है उस जजमेंट से, डिक्री से या ऑर्डर से, वो एप्लीकेशन सेक्शन 12(2) की दाखिल कर सकता है। तो इससे इस सेक्शन में सबसे पहले तो पार्टीज की पाबंदी को एक्सक्लूड कर दिया, कि जैसे होता था कि सूट ऑफ द पार्टीज ही दाखिल कर सकती है, उसने इस चीज को एक्सक्लूड कर दिया इस सेक्शन में। इसने कहा कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी जो अफेक्ट हुआ है उस डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर से, वो सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। अब दूसरा सवाल आता है कब कर सकता है और क्यों कर सकता है। अगर दूसरा जो हमारे पास लफ्ज है कि अगर वो वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को चैलेंज करता है, नंबर 1 फ्रॉड के तहत, कि वो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जो है वो फ्रॉड करके हासिल किया गया है, या मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत, या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के तहत। आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे। हम अमूमन ये समझा जाता है, हमारे वकला अमूमन ये समझते हैं कि 12 रूल 2 की एप्लीकेशन तभी मूव होगी जब डेफिनेट जो है वो कोर्ट में आया ही ना हो, पेश ही ना हुआ हो, तब 12 रूल 2 की एप्लीकेशन दाखिल होगी, वरना नहीं होगी। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। फ्रॉड जो है वो एक वाइड लफ्ज है और इसकी मीनिंग बहुत वाइड है। ऐसा शख्स, ऐसा डिफेंडेंट, ऐसी पार्टी जिसने पूरे सूट को कंटेस्ट किया हो, उसमें पेश होता रहा हो, वो भी 12 रूल 2 की एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। कब दाखिल कर सकता है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो फ्रॉड का जो नंबर 1 है कि फ्रॉड कैसे कमिटेड होता है, वो है राइट टू सू, यानी कि राइट ऑफ सू विल बी हाइड, यानी कि पेश डिफेंस करने का जो हक है वो छुपा लिया जाए। किसी पार्टी का डिफेंस करने का हक जो है वो छुपा लिया जाए, तब भी फ्रॉड कमिटेड होता है। कैसे छुपाया जाए? उसके ऊपर सर्विस नहीं होने दी गई, नोटिस उस तक नहीं पहुंचने दिए गए, या उसका एड्रेस जो है वो प्लेट में गलत लिखा गया ताकि उस तक नोटिस ना पहुंच सके, या अगर पब्लिकेशन हुई है तो एक ऐसे अखबार में पब्लिकेशन कराई गई है जो अखबार वो पढ़ता ही नहीं है, जो अखबार जो है वो सर्कुलेटेड, आम सर्कुलेशन नहीं होती जिस अखबार की, या उसने वो अखबार उस तक अखबार पहुंचने ही तक दी गई हो। राइट टू सू विल बी हाइड। अगर राइट टू सू छुपा लिया जाए, तब जो मैंने अभी बताया कि जिसमें वो पेश ही नहीं हुआ, तब भी 12(2) की एप्लीकेशन दाखिल होगी। राइट टू सू छुपा लिया जाए, ये तो आम सबको मालूम है कि अगर डेफिनेट पेश ही ना हो तो आकर जो है वो कभी भी आकर 12(2) की एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है, जिसमें वो कहेगा कि मुझे इल्म ही नहीं होने दिया गया सूट के बारे में। अभी जो मैंने दूसरा लफ्ज कहा था कि ऐसा शख्स जो पूरे सूट में पेश होता रहा है, केस में कोर्ट में पेश होता रहा है, डिफेंस किया है, वो भी एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। वो कब दाखिल कर सकता है? अगर फ्रॉड किया गया हो उसके साथ। जैसे एक आदमी ने सूट दाखिल किया और प्लेंटिफ था, उसने सूट दाखिल किया और वो इस वजह से सूट में डिफीट हुई, उसको शिकस्त हुई इस वजह से कि डेफेंडेंट ने, दूसरी पार्टी ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो छुपा लिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से केस प्लेंटिफ जो है वो हार गया। जैसे मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लेते हैं, एक एग्रीमेंट पर प्लेंटिफ ने केस दाखिल किया, सूट फॉर
परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, उस पर केस दाखिल किया और वो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो था वो दूसरी पार्टी के पास था, उसने वो छुपा लिया और ओरिजिनल एग्रीमेंट पेश ही नहीं हुआ कोर्ट में, जिसकी वजह से वो केस हार गया। अभी 10, 12 या 15 सालों के बाद जो दूसरी पार्टी है उसने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है किसी तरीके से किसी और आदमी के हाथ लग जाता है, उसकी पोजीशन में से, किसकी पोजीशन में से, जिसने वो छुपाया हुआ हो, और उस प्लेंटिफ के पास या उस पार्टी के पास चला जाता है, पहुंच जाता है, जो पार्टी इस वजह से केस हार गई कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जा सका, वो भी 12(2) में आ सकती है, मगर उसे साबित करना पड़ेगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरी पार्टी की पोजीशन से कैसे निकला, कैसे उस तक पहुंचा। वो भी 12(2) में आकर एप्लीकेशन दे सकता है कि जो दूसरी पार्टी है उसने फ्रॉड किया, उसने जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छुपा लिया जो अब मेरे हाथ लगा है, लिहाजा मैं आ रहा हूं ये केस दोबारा सुना जाए। तो वो आदमी, वो शख्स, वो पार्टी जो पूरे सूट में हाजिर रही है, वो भी 12(2) की एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है। अब जो फ्रॉड है, सिर्फ ये लिख देना काफ़ी नहीं होता। आपने 12(2) एप्लीकेशन में लिख दिया जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ लिहाजा केस दोबारा चलाया जाए, नहीं, इसके लिए लाजमी है कि आप फ्रॉड की पूरी तफसीलात, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड जो है अपनी एप्लीकेशन में लिखें। ना सिर्फ लिखें बल्कि उस डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड को साबित भी करें, फिर जो है वो आपका एप्लीकेशन दाखिल होगी। डिटेल, मुकम्मल फ्रॉड की डिटेल जो है आपको देनी पड़ेगी कोर्ट में, अदरवाइज नहीं होगा। डिटेल ऑफ फ्रॉड आपको, डिटेल ऑफ फ्रॉड जो है वो एप्लीकेशन में भी देनी होगी, डिटेल ऑफ फ्रॉड जो है वो एप्लीकेशन में भी देनी होगी, एंड आल्सो प्रूव्ड द सेम, आपको प्रूव भी करनी होगी। इस पर मैं आपको केसला दे देता हूं, YLR 2016 पेज नंबर 452, 2016 YLR पेज नंबर 452, और एक केसला है 2014 MLD पेज नंबर 1466, 2014 MLD पेज नंबर 1466। इन केसला के मुताबिक 12(2) की एप्लीकेशन में फ्रॉड की मुकम्मल तफसीलात देनी होगी और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसको साबित भी करना होगा, तब आपकी एप्लीकेशन अलो हो सकती है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन विल बी डिसमिस कर दी जाएगी। फ्रॉड का हमने आपको बताया। अब हमको बताते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कब मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक मिसाल मैं आपको देता हूं, एक आदमी का डिफेक्टिव टाइटल था सूट का, अपना प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफेक्टिव टाइटल था, उसके पास एक डॉक्यूमेंट था जो ओरिजिनली फॉल्स था, मैनेज्ड था, लेकिन इस बात का ना उसको पता था कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फॉल्स है, ना इस बात का उसको पता था, ना ही इस बात का दूसरी पार्टी को पता था कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये फॉल्स है, और ना ही कोर्ट को पता था। इस बात पर जो है वो डिक्री जो है ऑब्टेन कर ली गई उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर। लेकिन कुछ अरसे के बाद एक पार्टी को, जो मुखालिफ पार्टी थी, उसको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट तो फॉल्स है, इसका तो रिकॉर्ड ही कहीं नहीं है, तो वो 12(2) की एप्लीकेशन देगी, किसके तहत? मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत। मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत वो एप्लीकेशन देगी 12(2) की। जैसे मिसाल एक मैं और आपको देता हूँ आपके समझने के मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक गाड़ी खरीदी और हमारा मुआहदा हुआ, दूसरी जो सेलर था उसके साथ मेरा मुआहदा हुआ कि ये गाड़ी एक्सीडेंट फ्री होगी, ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगी। और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं किसी मिस्त्री के पास जाता हूँ, वहाँ से मुझे वो बताता है कि ये जो गाड़ी है ये एक्सीडेंट है गाड़ी। मैं दोबारा उस सेलर के पास जाता हूँ, हमारा मुआहदा हुआ था कि गाड़ी एक्सीडेंट फ्री हो गई, ये तो एक्सीडेंट है। अब उस सेलर भी मेरे जैसा था, उस बेचारे को भी नहीं पता था कि ये गाड़ी एक्सीडेंटेड है, क्योंकि उसने जब खरीदी थी
तो वो एक्सीडेंटेड ही थी, मगर उसको भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, यानी गलती होगी। अगर क्या उस सेलर को मालूम था ये गाड़ी एक्सीडेंटेड है और फिर भी उसने बेची तो फ्रॉड होगा। अगर उस सेलर को मालूम नहीं था कि ये गाड़ी एक्सीडेंटेड है और फिर उसने मुझे बेच दी, उसको मालूम ही नहीं था, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ जो मेरे साथ भी हुआ है। वो ये है कि एक आदमी आता है कोर्ट में, एक डॉक्यूमेंट पेश करता है, जी मैं इस प्रॉपर्टी में जो है वो 33 पैसे का हिस्सेदार हूं और ये जो बनती है 33 पैसे वो बनती है 1 एकड़। अब उसको पता नहीं था कि 33 पैसे का टोटल जो है कितनी प्रॉपर्टी बनती है। जो दूसरी पार्टी मुखालिफ पार्टी उसको भी समझ नहीं है कि कितनी पार्टी बनी है, कैलकुलेशन नहीं किया गया, कोर्ट ने भी कैलकुलेशन नहीं किया, वो डिक्री हो जाती है। अब कुछ अरसे के बाद, साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद जो मुखालिफ पार्टी उसको पता चलता है कि ये जो 33 पैसे का हिस्सेदार था उसके 2 एकड़ तो नहीं बनते, वो तो बनते 1 एकड़ और 35 गुंठे या 1.5 एकड़ बनता है। तो वो कोर्ट में जाएगी किस पॉइंट पर? मिसरिप्रेजेंटेशन के पॉइंट पर। अगर चाह तो उस प्लेंटिफ को, केस दाखिल करने वाले को मालूम था कि उसका 1.5 एकड़ है, इसके बावजूद उसने 2 एकड़ की डिक्लेरेशन ले ली तो फ्रॉड होगा। लेकिन अगर उसको भी मालूम नहीं था कि इसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ नहीं है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो तीसरा हमारा पॉइंट है, वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। फ्रॉड हमने देख लिया, मिसरिप्रेजेंटेशन देख लिया, वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ये होता है कि कोर्ट को ये सूट केस ट्रायल की पावर ही नहीं थी, चाहे वो पिक्यूनरी पावर हो या कोई और ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, चाहे वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हो या वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हो। जैसे एक सूट था, उसकी वैल्यूएशन थी प्रॉपर्टी की 20 लाख रुपए, मगर वो सिविल जज ने ट्राई किया और ये समझ कर कि ये वैल्यूएशन जो है 10 लाख रुपए है। लेकिन अगर बाद में दूसरी पार्टी को मालूम होता है कि ये जो वैल्यूएशन है वो कम शो की गई थी, 10 लाख शो की गई थी, जबकि इसकी वैल्यूएशन 20 लाख है और प्लेंटिव ने सिर्फ इसको सिविल जज के पास ट्राई करने के लिए इसकी वैल्यूएशन कम शो की और सिविल जज को 20 लाख के सूट ट्राई करने का इख्तियार ही नहीं था, तो वो फिर वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन देगा, वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन। 12(2) एप्लीकेशन की लिमिटेशन क्या है? 12(2) एप्लीकेशन की लिमिटेशन है इसकी आती है अंडर आर्टिकल, कुछ केस लॉज में है अंडर आर्टिकल 181 और कुछ केस लॉज में है अंडर आर्टिकल 95 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। कुछ में 181 कहता है और कुछ में आर्टिकल 95 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का है। दोनों का जो लिमिटेशन है वो 3 इयर्स है, 3 इयर्स लिमिटेशन। और ये लिमिटेशन कब शुरू होगी? वैसे तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि जहां पर फ्रॉड कमिटेड किया गया हो वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ही नहीं होता, मगर कब अप्लाई होगा? जब आपको उस फ्रॉड का, मिसरिप्रेजेंटेशन का या वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का इल्म हुआ होगा, तब आप वो लिमिटेशन, आपका पीरियड स्टार्ट होगा 3 इयर्स। कब? फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, फ्रॉम डेट ऑफ नॉलेज से यह लिमिटेशन आपका स्टार्ट होगा जब आपको उस फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का नॉलेज हुआ होगा, तब आपका ये लिमिटेशन स्टार्ट होगा। इस पर एक केस लॉ लिख ले, 2006 SCMR 1931 पेज नंबर 1931।
ये लिमिटेशन के बारे में है। 3 years लिमिटेशन होगा। स्टार्ट कब होगा लिमिटेशन पीरियड? फ्रॉम द नॉलेज व्हेन फ्रॉड हैज बीन कम्स इन द नॉलेज ऑफ the party who wants to file application under 12 rule 2 CPC. When he comes in knowledge about the fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, इस पर केस लाए 2006 SCMR पेज नंबर 1931। आखिरी दूसरा जो है हमारा पॉइंट है वो है प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 रूल 2 12 सब सेक्शन 2 CPC। कहाँ पर दाखिल होगी? जैसे 12(2) अगर हम पढ़े, ये खुद कहती है कि वेयर he shall seek his remedy by making application to the court which passed the final decree, which passed the final decree। अब फाइनल डिक्री जिस कोर्ट ने पास की होगी उसके पास ये एप्लीकेशन दाखिल होगी। जैसे अगर ट्रायल कोर्ट ने ये डिक्री पास की है और अभी तक अपील फाइल नहीं हुई तो उसी ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल होगी। जैसे मैंने एक सूट दाखिल किया और वो सूट मैंने विन कर लिया, दूसरी पार्टी और उस सूट में कोई भी अपील में नहीं गया, दूसरी पार्टी जो है वो 12(2) की एप्लीकेशन लाना चाहती है तो वो उसी ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करेगी जहां से मैंने सूट विन किया। लेकिन एक और भी सिचुएशन है, मिसाल के तौर पर अभी मैंने एक सूट दाखिल किया, वो मैंने विन कर लिया, एक आदमी उठा जाके अपील दाखिल कर दी। अभी वो अपील लिमनी में है, इन लिमनी है, यानी अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुई, तो 12(2) कहाँ दाखिल होगी? तो बहुत ही सिंपल, जैसे इसने कहा सेक्शन 12(2) कहता है कि व्हिच कोर्ट पास द फाइनल डिग्री। तो अभी तक अपीलेट कोर्ट ने तो डिग्री या जजमेंट पास ही नहीं की, अभी तो वहां पर पेंडिंग है, तो किस कोर्ट में दाखिल होगा? ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल होगी। लेकिन अगर अपील जो है डिसाइड हो चुकी है और वहां पर जजमेंट और डिग्री पास हो चुकी है तो फिर 12(2) एप्लीकेशन दाखिल होगी उस अपीलेट कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील और जजमेंट पास कर दी है और एक आदमी जो है वो रिवीजन में चला जाता है या सेकंड अपील में चला जाता है हाई कोर्ट में, तो अगर चाहे हाई कोर्ट में भी अभी वो अपील या रिवीजन इन लिमनी है यानी पेंडिंग है, तो 12(2) एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल होगी जिसने आखिरी दफा जजमेंट और डिक्री पास की है। अगर जो सेकंड अपील है हाई कोर्ट में या रिवीजन है वो अगर डिसाइड हो चुकी है तो 12(2) एप्लीकेशन लाई करेगी टू द हाई कोर्ट। इस पर केसला लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि प्लेस ऑफ फाइलिंग द कोर्ट व्हिच पास द फाइनल डिक्री, इस पर केसला है 2011 SCMR 1854 पेज नंबर 1854। अभी जो मैंने एक आपको लफ्ज बताया था लिमनी में, इन लिमनी हो, अपील इन लिमनी हो, इस पर केसला लिख लें 2004 SCMR पेज नंबर है 740। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है 2004 वाली। इसमें हर चीज का अहाता किया गया है सेक्शन 12(2) के तहत। सेक्शन 12(2) में जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिए हैं। अगर कोई सेक्शन 12(2) के बारे में तमाम क्वेश्चंस का अहाता करना चाहता है तो उसे ये जजमेंट पढ़नी चाहिए। और इस जजमेंट ने कहा है कि अगर इन लिमनी हो अपील तो सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन लाई करेगी टू द ट्रायल कोर्ट, नॉट टू द अपीलेट कोर्ट, क्योंकि अभी वहां पर फाइनल जजमेंट नहीं हुई है। और अब लास्ट में हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 12(2) किन डिक्रीज या ऑर्डर्स
या जजमेंट्स पर अप्लाई नहीं होगा। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 रूल 2 shall not apply। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 रूल 2 shall not apply किन किन डिक्री और जजमेंट पर अप्लाई नहीं करेगा? द डिक्री एंड जजमेंट, सबसे पहले कंप्रोमाइज डिक्री, कंप्रोमाइज डिक्री पर एप्लीकेशन 12(2) की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करेगी। जहां पर कंप्रोमाइज डिक्री होगी वहां पर 12(2) की एप्लीकेशन में उस कंप्रोमाइज डिक्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर केस लॉ लिख लें 1992 SCMR पेज नंबर 2184। और नंबर 2 है डिक्री इन सूट ऑफ इन बेनामी सूट, डिक्री इन बेनामी सूट। जो बेनामी सूट डिक्री हो जाएगा उस सूट पर, उस डिक्री पर भी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) अप्लाई नहीं होगी, अलग से कैंसिलेशन का सूट दाखिल होगा, मगर 12(2) में उस डिक्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर भी केस लॉ लिख लें 1998 SCMR CLC 1998 CLC 2164 पेज नंबर है 2164। और आखिरी जो चीज है वो है डिक्री पास्ट अंडर डिक्री पास्ड इन सूट अंडर स्पेशल लॉ, डिक्री पास्ड इन सूट अंडर स्पेशल लॉ। ऐसी जजमेंट या डिक्री पर भी एप्लीकेशन 12(2) अप्लाई नहीं होगी जो डिक्री किसी स्पेशल लॉ के तहत ऑब्टेन की गई हो। जैसे स्पेशल लॉ कौन सा होता है? जैसे WP फैमिली कोर्ट्स एक्ट, WP फैमिली कोर्ट्स एक्ट, ऐसे लॉज जो होंगे, स्पेशल लॉज होंगे, उन पर भी एप्लीकेशन 12(2) अप्लाई नहीं करेगी। डियर फ्रेंड्स, आज हमने तमाम पढ़ा कि एप्लीकेशन 12 सेक्शन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) कब फाइल होगी और कौन फाइल कर सकता है और कहाँ फाइल की जा सकती है। और सेक्शन 12 के बारे में पढ़ा। सेक्शन 12(1) जो है वो बार करता है फर्दर सूट को दाखिल करने से, किसी भी कोर्ट को पाबंदी लगाता है किसी भी कोर्ट पर ऐसे सूट जो ऑर्डर 2 रूल 2 में बार हैं, जो ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9 और ऑर्डर 23 रूल 1 में बार करार दे दिए गए हैं, वो दाखिल नहीं हो सकते। और 12(2) कहता है कि 3 चीज़ों पर अगर डिक्री और जजमेंट हासिल की गई है, या कोई ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर, कौन सी 3 चीज़ें? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन पर, तो उस जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को अंडर सेक्शन 12(2) आप चैलेंज कर सकते हो। वो फ्रॉड अगर हाइट टू सू छुपा लिया गया, अगर राइट टू सू जो है वो छुपा लिया गया हो, आपको नोटिस ही सर्विस नहीं होने दिए गए आप पर और आपको इल्म ही नहीं हो सका सूट का, तब भी दाखिल किया जा सकता है। अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी ने अपने पास छुपा लिया है और आपको 10-15 साल के बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी की पोजीशन से मिल जाता है, तब भी आप 12(2) दाखिल कर सकते हैं। और अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की गई हो, यानी कि कोई ऐसी डिग्री हासिल की गई हो जो गलती की बुनियाद पर हासिल कर ली गई हो, जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था वो फॉल्स था, फैब्रिकेटेड फॉल्स डॉक्यूमेंट था, जिसका ना प्लेंटिफ को इल्म था ना डेफेंडेंट को इल्म था, और वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन पर कि अगर कोर्ट को समाअत का इख्तियार ही नहीं था, इसके बावजूद डिग्री पास कर ली गई है, तो वो डिग्री भी सेट असाइड होगी। इसकी लिमिटेशन जो है वो 3 साल है और आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी व्हेन
द फ्रॉड हैज़ बीन कम इन द नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट, और प्लेस ऑफ फाइलिंग होगी जिस कोर्ट ने फाइनल डिक्री पास की है उस कोर्ट में ये जाएगी। अगर ट्रायल कोर्ट ने फाइनल डिक्री पास की और अभी तक अपील में कोई नहीं गया तो ट्रायल कोर्ट के पास दाखिल होगी। अगर अभी अपील पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट जज के पास तब भी ट्रायल कोर्ट में दाखिल होगी, और अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील डिसाइड कर दी है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास दाखिल होगी, और अगर हाई कोर्ट ने सेकंड अपील में या रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन में डिसाइड कर दिया है सूट तो फिर हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन दाखिल होगी। और एप्लीकेशन जो है वो अप्लाईकेबल नहीं होती ऐसी डिक्रीज जो कंप्रोमाइज डिक्रीज हो, ऐसी डिक्रीज जो कि बेनामी सूट में पास की गई हो, या ऐसी डिक्रीज या जजमेंट्स जो पास की गई हो अंडर द स्पेशल लॉ जैसे WP फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, इन पर जो है वो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) अप्लाई नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।